नमस्कार। आज हम एक ऐसी कमाल की चीज के बारे में बात करेंगे जो दिखती तो एक साधारण मोटर जैसी है, पर इसकी एक सीक्रेट पहचान भी है। ये उल्टे क्रम में भी काम कर सकती है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या एक आम मोटर जो बिजली इस्तेमाल करने के लिए बनाई गई है, वो असल में बिजली पैदा भी कर सकती है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, पर इसका जवाब है जी हां, बिल्कुल कर सकती है। और ये कोई थ्योरी नहीं है, बल्कि ये पवन चक्कियों से लेकर छोटे छोटे हाइड्रो पावर प्लांट तक कई जरूरी टेक्नोलॉजीज की बुनियाद है। तो एक साधारण मोटर बिजली बना सकती है? ये बात थोड़ी हजम नहीं होती। क्यों? मतलब जिसका काम ही बिजली खाना है, वो बिजली बनाने कैसे लगी? चलिए, आज इस मोटर की इसी सीक्रेट पहचान से पर्दा उठाते हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है, आप बाजार से एक नॉर्मल एसी इंडक्शन मोटर उठाइए और उसके अंदर एक भी पुर्जा बदले बिना उसे बिजली पैदा करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब एक ही डिवाइस में दो काबिलियत। तो ये मोटर से जनरेटर का बदलाव होता कैसे है? इसमें कोई बटन तो है नहीं। ये सारा कमाल फिजिक्स के एक बड़े ही मजेदार सिद्धांत की वजह से होता है, जिसे स्लिप कहते हैं। चलिए समझते हैं कि ये क्या बला है। अच्छा, स्लिप को समझने से पहले हमें सिंक्रोनस स्पीड को समझना होगा। इसे आप मोटर के अंदर की मैग्नेटिक फील्ड की ऑफिशियल स्पीड मान लीजिए, वो स्पीड जिस पर उसे घूमना चाहिए। ये स्पीड ग्रिड की फ्रीक्वेंसी और मोटर के डिजाइन पर तय होती है। जैसे एक 60 हर्ट्ज ग्रिड पर यह स्पीड 1800 आरपीएम यानी राउंड्स पर मिनट होती है। और अब आता है स्लिप। ये बस सिंक्रोनस स्पीड और रोटर के असल में घूमने की स्पीड के बीच का एक छोटा सा फर्क है। लेकिन यकीन मानिए, यही छोटा सा फर्क ही सब कुछ बदल देता है। और ये स्लाइड इसे बेहतरीन तरीके से दिखाती है। देखिए, जब मशीन एक मोटर की तरह चलती है तो रोटर हमेशा सिंक्रोनस स्पीड से थोड़ा सा धीमा घूमता है। इसे पॉजिटिव स्लिप कहते हैं। लेकिन जब हम किसी बाहरी ताकत से, जैसे हवा या पानी से, रोटर को सिंक्रोनस स्पीड से भी तेज घुमा देते हैं तो स्लिप नेगेटिव हो जाती है। और बस उसी पल वो मोटर एक जनरेटर बन जाती है और बिजली बनाना शुरू कर देती है। लेकिन रुकिए, कहानी में एक ट्विस्ट है। आप बस मोटर को तेज घुमाकर ये उम्मीद नहीं कर सकते कि बिजली बननी शुरू हो जाएगी। इसमें एक बहुत जरूरी चीज की कमी है, और वो शर्त है रिएक्टिव पावर। एक इंडक्शन मशीन को काम करने के लिए, चाहे वो मोटर हो या जनरेटर, एक मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत होती है, और उस फील्ड को बनाने के लिए उसे चाहिए रिएक्टिव पावर। अब ये थोड़ा सा टेक्निकल हो सकता है, पर यही इस पूरी पहेली का सबसे अहम हिस्सा है। इसे ऐसे समझिए, मोटर की जो वाइंडिंग होती है ना, वो एक इंडक्टर की तरह काम करती है। और फिजिक्स का नियम कहता है कि एक इंडक्टर में वोल्टेज और करंट एक साथ नहीं चलते। वोल्टेज धक्का तो देता है, पर करंट को रफ्तार पकड़ने में थोड़ा वक्त लगता है, एक तरह की देरी होती है। इस देरी का नतीजा ये होता है कि करंट हमेशा वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे रह जाता है, और इसी वजह से मशीन को अपनी मैग्नेटिक फील्ड बनाए रखने के लिए लगातार बाहर से एक खास तरह की पावर खींचनी पड़ती है, जिसे रिएक्टिव पावर कहते हैं। ये पावर मोटर खुद नहीं बना सकती। इसे या तो ग्रिड से लेना पड़ता है, या जैसा कि हम आगे देखेंगे, कैपेसिटर्स से। ठीक है, थ्योरी बहुत हो गई। अब इसे असल दुनिया के एक उदाहरण से समझते हैं और देखते हैं कि हम इस रिएक्टिव पावर की समस्या को असल में हल कैसे कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि हमारे पास एक 10 हॉर्स पावर की मोटर है और हम उसे ग्रिड के बिना एक स्टैंड अलोन जनरेटर की तरह चलाना चाहते हैं। तो सवाल यह है कि उसे जरूरी रिएक्टिव पावर देने के लिए हमें कितने कैपेसिटेंस की जरूरत पड़ेगी। इस कैलकुलेशन को हम 4 आसान स्टेप्स में तोड़ सकते हैं। सबसे पहले हम ये पता लगाते हैं कि मोटर को रिएक्टिव पावर चाहिए कितनी। फिर उस पावर के लिए जरूरी करंट निकालते हैं। उस करंट से हमें रिएक्टेंस मिलता है, और आखिर में हम जरूरी कैपेसिटेंस की वैल्यू निकाल लेते हैं। और आखिरी स्टेप में ये क्लासिक फॉर्मूला काम आता है। कैपेसिटेंस यानी C बराबर होता है 1/2 गुणा पाई गुणा फ्रीक्वेंसी F गुणा कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC। तो हमारी 10 हॉर्स पावर मोटर के लिए सारी कैलकुलेशंस के बाद जवाब आता है 21 माइक्रोफैरेड प्रति फेज। ये भले ही एक छोटा सा नंबर लगे, पर यही वो जादुई चीज है जो हमारी मोटर को एक स्टैंड अलोन पावर जनरेटर में बदल देती है। ये थ्योरी को हकीकत बना देती है। तो अब जब हम ये जान गए हैं कि ये काम कैसे करता है, तो आइए देखते हैं कि असल दुनिया में इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कहाँ होता है और ये इतनी जरूरी क्यों है। अब इस टेक्नोलॉजी की असली खूबसूरती इसकी सादगी में है। इंडक्शन जनरेटर अविश्वसनीय रूप से मजबूत होते हैं। इनमें ब्रश या कम्यूटेटर जैसे हिस्से नहीं होते जो जल्दी घिस जाएं।
जिससे ये सालों साल बिना किसी खास मेंटेनेंस के चलते रहते हैं। और इसी मजबूती के कारण ये ऐसी जगहों के लिए एकदम परफेक्ट हैं जहां रखरखाव मुश्किल हो, जैसे किसी ऊंची पवन चक्की के ऊपर या किसी दूर दराज के छोटे हाइड्रो पावर प्लांट में। ये इंडस्ट्रीज में बर्बाद हो रही ऊर्जा को वापस कैद करने का भी एक शानदार तरीका है। इंडक्शन जनरेटर को दो मुख्य तरीकों से इस्तेमाल किया जा सकता है। जब ये ग्रिड से जुड़ा होता है तो ये अपनी रिएक्टिव पावर ग्रिड से ही ले लेता है और ग्रिड वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी को स्थिर बनाए रखती है। लेकिन स्टैंडअलोन मोड में इसे अपनी मैग्नेटिक फील्ड के लिए कैपेसिटर के एक बैंक पर निर्भर रहना पड़ता है और वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी को बड़ी सावधानी से कंट्रोल करना पड़ता है। जाहिर है इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। ये एक पूरी तरह से बंद पड़े पावर ग्रिड को खुद से शुरू नहीं कर सकता, जिसे ब्लैक स्टार्ट कहते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा मैग्नेटाइजिंग करंट भी इस्तेमाल करता है और ग्रिड की फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ इस पर अकेले भरोसा नहीं किया जा सकता। तो इन सब बातों का मतलब क्या है? जैसे जैसे हमारी दुनिया डिसेंट्रलाइज्ड एनर्जी की तरफ बढ़ रही है, ये सवाल और भी अहम हो जाता है। ये सादा सा, मजबूत और भरोसेमंद जनरेटर, जो असल में सिर्फ एक उल्टी मोटर है, हमारे आने वाले एनर्जी के भविष्य को बनाने में क्या भूमिका निभाएगा? ये सोचने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प बात है।